सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से पाठ एक भाषा विचार पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये हमारी आज जो हिंदी व्याकरण है उसकी प्रथम क्लास है। तो सभी बच्चे व्याकरण में अवश्य ध्यान दें क्योंकि व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं। तो आज बच्चों पहला पाठ शुरू करते हैं भाषा विचार। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों के माध्यम से समझिए कि यह क्या हो रहा है और यह अपने मन के विचार अपनी समझ को अपने मन की बात को सामने वाले पर किस माध्यम के जरिए प्रकट कर रहे हैं, मतलब सामने वाले को अपने मन की बात किस तरह बता रहे हैं। जैसे बच्चा पूछता है कि माँ क्या हम इन छुट्टियों में गोवा जाएंगे, तो माता जी कहते हैं कि बेटा हम गर्मी की छुट्टियों में गोवा चलेंगे। तो बेटा क्योंकि गर्मियों में वहाँ मौसम सुहाना होता है। अभी क्यों नहीं पापा। तो क्या हो रहा है कि एक परिवार है, आपस में बैठकर वह बातचीत कर रहा है और देखिए वो अपनी बात को जिस माध्यम से, जिस चीज़ से, जिस तरीके से सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, वह एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही जो है, जो भाषा है, वही साधन है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। तो हमारा पाठ का नाम भी भाषा विचार ही है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि बताइए आप अपने पास बैठे मित्र को अपने मन की बात कैसे बताएंगे। तो किस प्रकार बताएंगे, उसे बोलकर बताएंगे मौखिक रूप से, ठीक है। दूसरे राज्य में रह रहे, कहीं दूर रह रहे अपने मित्र तक बात कैसे पहुंचाएंगे, तो आप अपनी बात यहाँ पर भी बोलकर बताएंगे या फिर लिखकर, ठीक है। दोनों तरह से फ़ोन पर बोलकर या उसको पत्र भेजकर लिखकर भी आप अपने मन की बात उसको पहुंचा सकते हैं। और जो सुन नहीं सकता उसे आप अपनी बात कैसे सुनाएंगे। जो जो ना बोल सकता है और ना ही जो भी आपकी बात सुन सकता है, आप उसको अपने इशारे से समझ जाकर यह बताएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। किस प्रकार, जैसे आपको अगर हाँ बोलना है तो आप गर्दन हिला सकते हैं, ना बोलना है तो भी आप गर्दन ही दाएं बाएं हिलाकर उसको बता सकते हैं कि आप मना कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलकर, लिखकर और इशारों से, तीनों माध्यम से। तो चलिए इसकी आगे व्याख्या पढ़ते हैं कि बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर विचारों, जो अपने हमारे मन में विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, ठीक है, विचारों व भावों के आदान प्रदान। आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान का मतलब है सामने वाले को देना और सामने वाले से लेना, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है। कि इस प्रक्रिया को भाषा कहते हैं क्योंकि हम किस का आदान प्रदान करते हैं, हम अपनी सोच समझ विचार मन के विचारों भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आदान प्रदान का जो माध्यम है वह भाषा कहलाता है, जो माध्यम है, जो साधन है वह भाषा कहलाता है, क्योंकि हम भाषा के द्वारा ही अपने मन के विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं, फिर बातचीत करते हैं। तो जो भाषा शब्द है ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाष धातु का मतलब मूल शब्द जो था वह भाष था और वह फिर आगे चलकर भाषा बना, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है, भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। चलिए आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा बोलने का माध्यम होता है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अपनी बात, अपने मन के विचारों भावों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, या फिर जिस माध्यम से हम अपनी बात का आदान प्रदान करते हैं वह माध्यम भाषा होती है। अब देखिए भाषा के रूप कितने होते हैं। तो बच्चों, बात को कहने या समझाने के ढंग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं ये जान लीजिए। मौखिक भाषा कहते हैं कि जब हम भाषा के जिस रूप से, मतलब भाषा के जिस तरीके के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरे तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम जैसे मैं आपको अपनी बात कैसे बता रहा हूँ, बोलकर ही बता रहा हूँ, तो यह मैं आपको मौखिक रूप से पढ़ा रहा हूँ। इसमें दूसरा व्यक्ति जो है, सामने वाला व्यक्ति सुनकर बात समझता है, ठीक है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है, क्योंकि शुरुआत में तो लिखने का कार्य हुआ ही नहीं था। उस समय भाषा ही एक मौखिक रूप ही ऐसा था जब हम आपस में बातचीत कर पाते थे, इसलिए इसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना कहा है। तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग हर जगह किया जाता है।
उसके बाद बच्चों ये समझ गए होंगे आप मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह रूप मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा हो गया बच्चों लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जो रूप है भाषा का, कि भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में व्यक्ति पढ़कर बात समझता है और भाषा का यह रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। और ये इसका जो कार्य है वह मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित है। अब देखिए इसको समझिए बच्चों कि भाषा के जिस रूप से, भाषा के जिस तरीके से वह अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है, जब हम लिखकर अपनी बात को किसी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम कहानी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी के मन के विचार और भाव भी होते हैं, वो भाव हम तक पहुंचते हैं उस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए। तो जो जिस माध्यम से उसने अपनी बात को हमारे तक पहुंचाया है वह माध्यम लिखित भाषा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं भाषा के कौशल। देखिए भाषा के कौशल होते हैं कि भाषा के जो तरीके होते हैं, जो भाषा के तरीके हम भाषा को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी बातों को जैसे बोलना, सुनना, ठीक है, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। ये भाषा के 4 कौशल हैं। इन्हीं के द्वारा, इन 4 कौशलों के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सही रूप में समझ सकते हैं या उस बात को सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चों भाषा के कौशल। उसके बाद आया बच्चों कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात, मन के भाव और विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही या समझाई नहीं जा सकती। सारी बात नहीं, पूरी तरह अच्छी तरह बात को नहीं समझाया जा सकता, केवल संकेतों के इशारों के माध्यम से नहीं समझाया इशारों से। इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। मतलब इसको, क्योंकि हम इसे पूरी तरह से अपनी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते, कुछ बात कुछ हद तक पहुंचा सकते हैं पर संपूर्ण रूप से अपने मन के भाव को सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इसको व्याकरण में शामिल नहीं किया गया है, इस माध्यम को। किसको? संकेत के माध्यम को, इशारों के माध्यम को। अब देखिए विशेष यहाँ पर पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो मनुष्य पहले ध्वनियों, जो हम मुंह से अपनी ध्वनि निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, ठीक है, आवाज़ निकालते हैं, इनके संकेतों के द्वारा अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाता था। ठीक है, बाद में उसने ध्वनियों को, जो हम ये ध्वनि बोल रहे हैं, इसका लिखित रूप बना दिया, इसको चिन्हों में अंकित कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है, मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करते हैं। पशु पक्षी जो होते हैं वो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम भाषा का प्रयोग करते हैं। पशु पक्षी द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ पशु पक्षियों की बोली कहलाती है। वह उनकी भाषा नहीं, वह उनकी केवल बोली होती है, भाषा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे देखते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा सबसे पहले अपने माँ या परिवार से सीखता है। जैसे मान लिया जाए पंजाबी परिवार में पैदा हुआ बच्चा जिसके माता पिता पंजाबी बोलते हैं, तो उसकी मातृभाषा जो है वह पंजाबी होगी। और इस प्रकार ही जिस क्षेत्र में जो बच्चा अपने परिवार से, अपनी माता से जो भाषा प्रथम अपने परिवार से सीखता है वह उसकी मातृभाषा हो जाती है। तो सबकी अलग मातृभाषा हो सकती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की। उसके बाद आता है बच्चों बोली। बोली किसे कहते हैं? अब देखिए भाषा और बोली में बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को समझना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। देखिए सीमित क्षेत्रों में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। अब देखिए इस बात को समझिए, सीमित क्षेत्र मतलब एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है, एक छोटी जगह पे प्रचलित भाषा जो वहाँ पर फैली हुई भाषा है उसका अल्प विकसित रूप मतलब कम विकसित रूप का मतलब है कम बना हुआ रूप, कम प्रचारित रूप, कम फैला रूप। ठीक है, अविकसित रूप बोली कहलाता है, वह उसको बोली कहते हैं। ठीक है, एक राज्य की अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भाषा होती है उसमें ग्रंथ साहित्य लिखे जा सकते हैं, परंतु बोली में ग्रंथ और साहित्य नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और अवधि में लिखा गया है, ब्रज में लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है, इन सब में लिखा गया है, यह बोलियां हैं, इन सब में लिखा गया है क्या? साहित्य की रचना हुई है, किताबों की रचना हुई है,
ग्रंथों की रचना हुई है, परंतु आगे चलकर इनमें से केवल खड़ी बोली को ही हिंदी का रूप, उसको ही केवल हिंदी को ही भाषा माना गया है, इनको भाषा नहीं माना गया है। ठीक है, तो बोली आप समझ गए। और दूसरी बात, एक फ़र्क, एक भी बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि भाषा और बोली में ये अंतर है कि भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। भाषा का अपनी लिपि होती है, बोली की कोई लिपि अपनी नहीं होती है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो भारत को हिंदी को भारत देश की राष्ट्रभाषा कहा गया, क्योंकि भारत के लोग सबसे ज़्यादा इसको अपनाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। कामकाज की जो भाषा होती है वह भाषा भारत में तो हिंदी है, इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा है। जिस भाषा में सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज होता है, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, वह कैसा भी कार्य हो, वह जिस भाषा का उसमें प्रयोग किया जाएगा वह भारत की राजभाषा कहलाएगी। तो बच्चों, यहाँ तक आपको आपने समझ लिया होगा मातृभाषा किसे कहते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, और राजभाषा किसे कहते हैं। तो आप सभी, अब कल की कक्षा में हम आपको लिपि से आगे की पाठ को पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।